हेलो स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m है जो एक प्रिज्म के ऊपर स्लाइड कर रहा है और जो प्रिज्म है वो खुद स्लाइड कर रहा है बैकवर्ड। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खुद स्लाइड कर रहा है बैकवर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉलर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। ठीक है। और ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो प्रिज्म है ट्रायंगुलर वो इस सरफेस पे पीछे की तरफ स्लाइड कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है। मान लेते हैं उसको ए नॉट और ये स्मॉल ब्लॉक स्मॉल एम यहाँ इसके ऊपर रखा हुआ है वो कि स्लाइड करेगा नीचे की तरफ। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। जैसे ही कह दिया विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म मतलब हमें ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा करना है, इस प्रिज्म के ऊपर। अब ये ऑब्जर्व करेगा इस स्मॉल मास को। अब क्या होता है, जैसे ही आप इस प्रिज्म के ऊपर खड़े होते हैं, क्योंकि आपका ये जो फ्रेम है प्रिज्म का ये ऑलरेडी एक्सेलरेशन है उसके पास, इसलिए ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ काम नहीं करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। और जल्दी से हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इस पे रखा हुआ है हमारा स्मॉल ब्लॉक। ठीक है। ये थीटा है। इसमें क्या होगा, एक डाउनवर्ड लगेगा वर्टिकल डाउनवर्ड एम जी फोर्स और जो सरफेस है परपेंडिकुलर पे करेगा नॉर्मल रिएक्शन। एंड लिखते हैं उसको। अच्छा, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये ब्लॉक पीछे जा रहा था मतलब प्रिज्म ए नॉट से। ठीक है। तो जैसे ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आए तो हमें उसको न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि स्मॉल ब्लॉक को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसमें इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा सूडो फोर्स, जो स्मॉल एम मास से ये ए नॉट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको ऐसे बढ़ाते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है। और एक बड़ा सा ये है। अब एक हम देखेंगे प्रिज्म का फ्री बॉडी डायग्राम। प्रिज्म हमारा क्या कर रहा है, थीटा है। इसका एक नीचे लगेगा कैपिटल एम जी। ठीक है। और एक फोर्स ये सरफेस लगाएगा परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, उसको मानते हैं एन डैश। और यहाँ पर एक ये ब्लॉक भी था तो ब्लॉक इसके ऊपर लगा रहा था नॉर्मल रिएक्शन और ये भी लगा रहा था इसके ऊपर। ये तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसका, इस नॉर्मल रिएक्शन का इक्वल अपोजिट रिएक्शन जो ये स्मॉल ब्लॉक लगाएगा प्रिज्म पे इस डायरेक्शन में। एन था तो ये भी क्या होगा, एन होगा। अब ध्यान से देखिए इसको, ये हमारा ऐसे है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। और ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है। और ये हमारा हो गया ऐसे। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, लेकिन ये पूरा पार्ट तो 90 था, इसलिए बचा हुआ पार्ट ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एन है तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या हो जाएगा, एन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, एन साइन थीटा। ठीक है। आइए इसको रिमूव करते हैं, समझ में ही रहो। चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसका अगर लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम तो देखिए क्या हो जाएगा। हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट केवल लिख रहे हैं। ठीक है। क्योंकि प्रिज्म का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल में ही है। ठीक है। बड़े वाले प्रिज्म का तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा जो हमने इसका निकाला था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उस डायरेक्शन में ही इसका क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इफेक्टिव एम ए नॉट हो गया। तो यहाँ से एक एन की वैल्यू आ गई ए नॉट बाई साइन थीटा, इसको मान लेंगे 1। ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं छोटे वाले पे। सबसे पहले आएगा कैपिटल एन इस साइड में है जो, उसके बाद आएगा एम ए नॉट साइन थीटा। जस्ट अभी समझा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एम ए नॉट साइन थीटा आएगा। और ये किसके, जी कॉस थीटा होगा। ठीक है। बस हो जाएगा कैपिटल एम ए नॉट बाई साइन थीटा प्लस स्मॉल एम ए नॉट साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। हमें क्या निकालना है, ए नॉट निकालना है। क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा जाएगा उधर और नीचे हो जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। हुआ होगा तो एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सॉरी, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर किया था, अब इसके इंक्लाइन के एक पैरेलल भी करना है हमें फ्री बॉडी डायग्राम। तो वो क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। जब इधर हुआ था एम जी कॉस थीटा तो इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। इंक्लाइन वाला स्मॉल बॉडी का देख लेते हैं फोर्सेस का इक्वेशन। सबसे पहले क्या होगा, एम जी साइन थीटा प्लस हो जाएगा एम ए नॉट, यहाँ साइन थीटा तो ऑब्वियसली इधर कॉस थीटा होगा। यहाँ से एम एम काट दीजिए, ए क्या निकल जाएगा, ए निकल जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए नॉट कॉस थीटा
ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। ठीक है, अब 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। हमें क्या निकालना है? स्मॉल ए निकालना है। ठीक है ना। और ये जो ए है ये क्या है? स्मॉल बॉडी मास का एम का एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए ऐसा देख करके ऑब्जर्वर इसका ए निकाल रहा है। तो अब इसको जो वैल्यू आया है यहाँ पे ये वाला, इस वजह का हमारा ए बहुत ही आसानी से हमारा हो जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो एम जी क्या हो जाएगा? साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर। और नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में तो वही चीज़ है, एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, और ये जी साइन थीटा ये वाला एक्स्ट्रा। बस हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर एक पुल्ली सिस्टम है। ठीक है, 2 पुल्ली है यहाँ पे, और 2 पुल्ली जो है उन दोनों पुल्ली से सेपरेट सेपरेट 2 मास कनेक्टेड है। एक यहाँ पर कनेक्टेड है कैपिटल 2M, और एक है कैपिटल जस्ट M, मतलब ये डबल है इसका। और यहाँ पर देखिए एक स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है, और एक लंबा सा स्ट्रिंग घूम करके पूरा ऐसे, ये एक लंबा सा स्ट्रिंग इधर से आके ये पूरा ऐसे घूम करके एक स्ट्रिंग है। देखिए सारे सरफेस जो है क्या है? फ्रिक्शन लेस है, मतलब ये फ्रीली मूव कर सकता है। अच्छा, हमें नहीं मालूम कि 2M लेफ्ट मूव करेगा या राइट मूव करेगा, उसी तरह से M ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये 2M इजिली लेफ्ट या राइट स्लाइड कर सकता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट या राइट स्लाइड करेगा उस तरह से M भी ऊपर या नीचे आएगा। ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अच्छा, पुल्ली और स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, हम देखते हैं, हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ, इसका निकालना है पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना है स्ट्रिंग में क्या टेंशन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 स्ट्रिंग है, तो दोनों का टेंशन सेम नहीं होगा। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रिंग है, ये जो ए से स्टार्ट होकर के ये बी से घूम करके नीचे तक गया, ये एक स्ट्रिंग है, और एक ये स्ट्रिंग है। तो 2 स्ट्रिंग है, 2 अलग अलग टेंशन होगा। लेकिन अगर दोनों का मास, अच्छा अब तीसरा हमें निकालना है ये जो क्लैंप है यहाँ पे, ये जो इस पुल्ली को होल्ड किए हुए हैं, तो ये क्लैंप भी तो कुछ फोर्स लगा के इसको होल्ड कर रहा होगा। तो हमें ये क्लैंप जो इस पुल्ली के ऊपर लगा रहा है फोर्स, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये जो पुल्ली, ये जो स्ट्रिंग है, ये ऐसे करके आया, ऐसे करके घूमा, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे गया। तो ये सिंगल स्ट्रिंग, अच्छा ये है कि ये स्ट्रिंग की एक लंबाई है। ध्यान रखना है कि रेट ऑफ डबल डिफरेंशिएशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तब वेलोसिटी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन देता है। पुल्ली के रिस्पेक्ट में 2 टेंशन इधर लगेगा, अगर इस स्ट्रिंग का टेंशन को टी मान लेते हैं, और एक स्ट्रिंग यहाँ पे सेपरेट है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक ब्लॉक है 2M का, तो इसका अपना टेंशन होगा एक, मान लेते हैं टी डैश होगा। पर आपको दिख रहा है कि टी डैश होगा जो 2T के बराबर होगा, तो क्या होगा? अब टी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे? 2T लिखेंगे हमेशा। इसको मान लीजिए अपना रेफरेंस एक्स एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस, इस तरह से जैसे रेफरेंस मानना है, सब डायग्राम बनाना नहीं है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। यहाँ से यहाँ तक का पुल्ली टू पुल्ली का डिस्टेंस को हम लोग चलिए मान लेते हैं एक्स, पी मान लेते हैं। ठीक है, पुल्ली टू पुल्ली पी हो गया, तो ये भी हो जाएगा नीचे वाला एक्स पी। ठीक है, रेड पेन से करता हूँ। अगर यहाँ से पुल्ली टू पुल्ली एक्स पी है तो ये भी एक्स पी है। यहाँ तक ये भी एक स्ट्रिंग है ये वाला, तो अब ये रेफरेंस है, तो यहाँ से अगर ये एक्स पी है स्ट्रिंग का, को मान लेते हैं चलिए एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक रेफरेंस पॉइंट से इस दूसरे वाले स्ट्रिंग तक का डिस्टेंस। ठीक है, इस स्ट्रिंग का अगर कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस है, ये वाला, मतलब बी पुल्ली से लेकर के 2M मास तक का कोई डिस्टेंस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला डिस्टेंस x माइनस छोटा वाला एक्स पी। ए पुल्ली है ये, इधर से इसमें एक टेंशन लग रहा है टी, और इधर से एक टेंशन लग रहा है टी पुल्ली में। अब ये क्लैंप है। ठीक है, अब देखिए ये टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, तो 2 टेंशन का रिजल्टेंट क्या होगा? 45 डिग्री पे अंदर की ओर लगाएगा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ये पुल्ली लगाएगा क्लैंप पे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या होगा? ये क्लैंप भी लगाएगा एक फोर्स, उसको दिखाते हैं ग्रीन से, क्लैंप भी लगाएगा उसका उल्टा, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ से, इसको बोल देंगे फोर्स क्लैंप। तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। 2 पुल्ली से हो करके जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ एक्सपी हुआ, उसके बाद ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस,
अब फिर यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स पी यहाँ। फिर ये सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस सारे यहाँ देगा नीचे मास तक। तो फिर यहाँ पे हाफ सर्कमफेरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, और फिर ये लंबाई, इस लंबाई को ब्लॉक एम तक को मानते हैं, इस पॉइंट से मानते हैं वाई। ठीक है ना। तो इस स्ट्रिंग, अच्छा पूरे स्ट्रिंग का लंबाई को मान लेते हैं एल, लेंथ ऑफ पूरा स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ पूरा स्ट्रिंग को हम लोग क्या मान लेते हैं एल। कैसे होगा देखिए, 2 बार एक्स पी आएगा, एक बार ये एक्स पी आएगा, एक बार ये एक्स पी आएगा, उसके बाद ये सर्कमफेरेंस आएगा, ये ए पुल्ली है, ये बी पुल्ली है। पहले पाई क्या होता है, 2 पाई आर होता है, लेकिन हाफ सर्कमफेरेंस लेना है तो पाई आर बी हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कमफेरेंस हाफ सर्कमफेरेंस ए का, 2 पाई आर का हाफ क्या हो जाएगा पाई आर ए, और प्लस ये जो यहाँ से यहाँ का हमने माना है वाई लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का, यही तो करना है। देखो भी वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि पुली जब मूव करेगा तो छोटा छोटा होगा, हमें नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो इसको ऐसे लिखेंगे, डी स्क्वायर एक्स पी बाई डी टी स्क्वायर। देखो ये रेडियस, ये तो पुल्ली का रेडियस तो कांस्टेंट है, मतलब सर्कमफेरेंस, तो ये जीरो हो गया, डबल डिफ्रेंशिएशन, ये भी जीरो हो गया। अच्छा वाई भी कम बेसी होगा, कम बेसी मतलब कम ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ पे ये तो एक्सलेशन है, इस पूरे स्ट्रिंग का मतलब इस ब्लॉक का भी एक्सलेशन है। इसको मान लो थोड़ा देर के लिए ए एक्सपी है, एक्सपी वाला जो है डबल डिफरेंशिएशन इस स्ट्रिंग का, इसको मान लो एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली टू पुल्ली। तो स्ट्रिंग का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डबल डिफरेंशिएशन जीरो हो गया इसका भी। तो हमारे पास बचा ये, तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आया, वो निकल के आया ये कि जो एक्सेलरेशन वो क्या है, -2 a p है। ठीक है, डबल हो गया, तो इसको इक्वेशन मानेंगे हम 1, आगे देखते हैं काम आएगा। समझाया था ये वाला x माइनस एक्स पी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, बी पुल्ली से लेकर 2m तक का, क्या है ये है x माइनस एक्स पी। इसका भी डिफरेंट डिफरेंशिएशन कर दो। देखो हम एक्सेलरेशन का रिलेशन लाने की तैयारी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एल बी डी टी स्क्वायर बराबर हो गया डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पुल्ली वाला, ठीक है, ये जीरो हो गया। अब डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये क्या है, एक्स है यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, जितना लंबाई इसका जो पोजीशन का डबल रेट ऑफ चेंज होगा वही तो 2m का एक्सीलरेशन होगा, यानी कि ये तुम्हारा एक्सीलरेशन ऑफ 2m है माइनस एक्स पी क्या है, पुल्ली वाला जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग लिखे थे ए पी, लिख दिए ए पी। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए टू मास जो है एक्सीलरेशन पी है, ये 2m मास है, इसका मास 2m जी लगेगा, इसका नॉर्मल डिरेक्शन लगेगा n1। इसका एक्सेलरेशन क्या था, a2m, और इधर इसका टेंशन था, तो ये 2t हो गया। अब छोटा वाला ब्लॉक का क्या है, छोटा वाला ब्लॉक है m, उसका नीचे में लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है, सिर्फ एक टेंशन रिलेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ a, इसलिए 2t इक्वल टू m मास और उसका एक्सेलरेशन a2m। ठीक है, ये तो होगा, तो t हो जाएगा कैपिटल A और a2m। यहाँ क्या हो जाएगा, t माइनस एम जी इजिकल टू ओवरऑल रिएक्शन एम ए। देखो ए हम जानते हैं क्या है, ए है -2 AP, -2 AP लग गया है यहाँ पे। ठीक है, और a2m क्या है, a2m तो AP के बराबर है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें MAP, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस वाले को यहाँ डाल दो, MAP माइनस MG बराबर हो गया इतना। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3AP इक्वल टू जी आ जाएगा ना, एम तो कैंसिल हो जाएगा, तो AP निकल गया g/3। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m का वो है -2 AP, कैसे बराबर क्या होगा, -2g/3। ये जो हमने a माना था ऊपर पॉजिटिव, ये माना था, उसका आंसर माइनस में आया, इसका मतलब ऊपर नहीं वो नीचे ही होगा। a निकल गया तो t भी निकल गया, t क्या था, m इंटू AP था, t क्या था, कैपिटल M A P ही था ना, g/3 आंसर। देखो उसका
हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर मतलब √2t। निकालना था क्लैंप जो फोर्स लगा रहा है, क्लैंप फोर्स ऑन पुल्ली, ये वाला फोर्स, और क्लैंप लगाएगा ये वाला फोर्स। इसे ऊपर निकाला था, फिर से बता देता हूँ, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर √2t। टी क्या निकालना हमने अभी, mg/3। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, ईस्ट है। और ध्यान से देखोगे तो ये cos 45 निकल जाएगा, cos 45 डिग्री होता है, r cos 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बस आंसर हो गया। एंड मास m ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, मास m निकालना है हैंगिंग ब्लॉक का, ये है हैंगिंग ब्लॉक, विच विल प्रिवेंट स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग ओवर ट्रायंगुलर ब्लॉक। वो मास निकालना है इसका m जो कि इस स्मॉलर ब्लॉक m को इस बड़े वाले ट्रायंगुलर ब्लॉक पे स्लिपिंग करने से रोक दे। पहली बात तो सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस, पुल्लीज और स्ट्रिंग्स लाइट है, ठीक है, ये मूव कर सकता है इधर इधर, ठीक है। उस तरह से ये नीचे, जैसे कि अगर नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाता है ए से तो ये इधर जाएगा ए से, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक है। अच्छा, टेंशन भी इसमें एक होगा टी और टी, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है मास कैपिटल एम का, ठीक है, वही तो करना है, इसको तो रेस्ट पे रखना है ना हमें, ताकि स्लिप ना करे। तो सबसे पहले क्या है, तुम क्या के ऊपर आके बैठ जाओ, ठीक है, हमारा ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ये बन गया मतलब ऐसे हमारा नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो एक पूरा सिस्टम, ये दोनों मास का पूरा सिस्टम ए से जा रहा है इधर। तो अभी पहले हम लोग इसको हटाओ, अंडर को छोटे वाले को देखते हैं पहले, आगे कैसे सूडो फोर्स लगेगा। छोटा वाला ब्लॉक जो है उस पे ये सरफेस लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन है, इधर ही लगेगा इसका mg, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल में ए, ये थीटा है, थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, यानी कि ये थीटा हो गया वर्टिकल से, यानी कि ये हो गया आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। आर कॉस थीटा बराबर है, स्मॉल एम का बात कर रहे थे, स्मॉल एम जी का, हम इसकी बात कर रहे थे स्मॉल एम की, आर साइन थीटा जो हो गया इक्वल टू हो गया एम इंटू ए का। ब्लॉक पे क्या लग रहा है, आर साइन थीटा तो लग ही रहा था, ऊपर देखा हमने, और इधर लग रहा था टेंशन टी, ये वाला टी, ठीक है, जो स्मॉल ब्लॉक पे नहीं लग रहा था, बड़े वाले ब्लॉक पे लग रहा था टी। अच्छा, अब ये जो है इसका ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन है, इसकी तरफ सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि न्यूटन्स लॉ इस पे एप्लीकेबल हो सके। तो जो सूडो फोर्स किधर लगता है, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मास था एम डैश, एम डैश इंटू ए लगेगा, ठीक है। इसका नीचे क्या लगेगा, नीचे वाले से तो मतलब नहीं, नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर खत्म हो गया, बैलेंस आउट हो गया, तो क्या टी माइनस आर साइन थीटा, साइन थीटा माइनस एम डैश ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी क्या हो गया, आर साइन इफेक्टिव कुछ नहीं है, सो लगा दिया ना, टी आर साइन थीटा प्लस एम डैश है, एक इक्वेशन हमारा ये, इसको 2 मान लो तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर इसके टी है, नीचे इसका एम जी है ना, और उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, नीचे को पॉजिटिव माने, ऊपर को नेगेटिव माने, फिर नीचे को पॉजिटिव माने, तो ऐसा हो जाएगा। 4 आ गया इक्वेशन। 2 इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, ए बाई जी हो गया, दिख ही रहा है, ये भी तुम्हारे का अच्छा काम आ गया। अच्छा, 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टी टी कट जाएगा, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे देखो सॉल्व करके बस सिंप्लीफाई करना है, आर साइन थीटा प्लस एम डैश ए इक्वल टू आ गया एम जी माइनस एम ए, ये तो ए बराबर यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ से ए बराबर क्या है, जी टेन थीटा है, उसको यहाँ डाल दोगे तो हो गया प्लस एम डैश और एम जी टेन थीटा, एम जी था, तो हमें बेसिकली एम निकालना है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा एम जी टेन थीटा प्लस कैपिटल एम डैश प्लस एम जी टेन थीटा इक्वल टू ये वाला एम जी। तो आराम से ये जी तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, इधर से क्या हो जा रहा है, इधर से टेन थीटा निकल जा रहा है कॉमन, ये एम और ये एम ले हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा कॉट थीटा,
तो आंसर कॉट थीटा में भी ला सकते हो, जैसा सेट करना सेट कर लो, ये आंसर है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये एम है, इस एम को भी इधर लाने का ट्राई करना पड़ेगा, तो वो सॉल्व कर लेना। सारे एम को एक तरफ ला करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा इस कैपिटल एम डैश में, स्मॉल एम में और 10 का उल्टा कॉट में। एक आदमी है जिसका मास है 60 kg। एक आदमी का मास 60 kg है, जो एक वेइंग मशीन जिसका कोई इतना वेट नहीं है, अच्छा ये वजन नापने वाली मशीन के ऊपर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और खड़ा है एक बॉक्स के अंदर। आदमी है 60 kg का, तो जाहिर सी बात है कि आदमी भारी है, तो आदमी ये बॉक्स गिरेगा नीचे, लेकिन आदमी क्या किया है, एक हाथ से इस पुल्ली का एक रस्सी पकड़ा हुआ है और पुल्ली का दूसरा सिरा क्या है, बॉक्स को थामे हुए है, यानी कि अंदर बैठ करके रस्सी खींच के इस बॉक्स को थामे हुए है। मेरा सवाल, और मैनेजेस टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, मतलब ये रस्सी खींच करके ऐसा कर दिया है कि ये बॉक्स स्थिर है हवा में, ठीक है, ऐसा किया है, बॉक्स को स्थिर कर दिया है रस्सी को खींच के। तब पूछ रहा है कि क्या वेट दिखाएगा वेइंग मशीन इसका। पहला कंडीशन तो यह है कि जब रेस्ट पे है बॉक्स, आदमी ने खींच करके इस रस्सी से खींच करके बॉक्स को स्थिर किया हुआ है, तब वेट क्या दिखाएगा मशीन में। और दूसरा है, अब आदमी का वेट तो 60 kg है, तो सही करेक्ट वेट 600 न्यूटन होना चाहिए मशीन में, अगर जी का वैल्यू 10 लें तो बोल रहा है कि ये 600 न्यूटन उस वेइंग मशीन पे दिखाए कांटा, उसके लिए कितना फोर्स लगाएगा ये इस पे, एग्जर्ट ऑन द रोप टू गेट इज करेक्ट वेट। समझ में आ गया दोस्त। तो ये समझ लो कि आदमी है, आदमी का वेट नीचे पड़ेगा 60 g, मतलब mg, और आदमी के ऊपर में क्या टेंशन है, ये वाला टी, तो इसके ऊपर में लग गया टी भाई, ठीक है। अब वो उसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इसके ऊपर लग रहा है टी प्लस आर, और नीचे में एक है 60 × जी, एक इक्वेशन आ गया। अब बॉक्स को देखो, बॉक्स ये है हमारा प्यारा बॉक्स, उसके अंदर में एक वेइंग मशीन है, और बॉक्स का वेट है 30 g, और ये स्ट्रिंग एक है, तो यहाँ भी टेंशन लग रहा होगा टी, तो यानी बॉक्स के ऊपर में भी एक टेंशन है टी। अब क्या आदमी इसके ऊपर खड़ा होकर रिएक्शन मार रहा था, मतलब वेट अपना जो डाल रहा था उसका ये रिजल्ट मतलब रिएक्शन था, तो इक्वल एंड अपोजिट यहाँ भी मारेगा आर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सा लॉजिक। इस बॉक्स का क्या बनेगा इक्वेशन, ऊपर है टी, नीचे है आर, और इसका है 30 यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि आर कट जाएगा शायद ना, क्या कटना है यार, 2t हो गया 90 g, 5 g, 45 g, मतलब कितना हो गया, तो t माइनस आर है 30 g, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 ये कहता है टी आ गया 450, रिएक्शन नहीं पता, ये हो गया 300, आर कितना हो गया, 450 माइनस 300 करेगा तो 150 हो जाएगा, 150 मतलब 15 g। तो ये जितना ये आर मारेगा यही वेट मशीन दिखाएगा, तो यानी कि 15 g दिखाएगा उसको वेट, कब, जब वो उसको स्थिर किया हुआ था पहला। अब दूसरा कंडीशन हमें क्या देखना है, दूसरा कंडीशन हमें कहता है कि उसका असली वेट है 600, तो हमें 600 चाहिए, तो यहाँ पे केजी लिख दिया मैंने, ऐसी गलती तो क्षमा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्षमा ही करना होगा क्योंकि ये न्यूटन में है, ठीक है भाई, हो जाती है गलती ऐसी, क्योंकि यहाँ पे जी है ना, जी के जी का चलता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, तो अपना पैरा आदमी, ठीक है, उसका नीचे में 60 g लग रहा था वेट, उसका एक्चुअल वेट है। अब अब तो टेंशन दूसरा लगेगा ना, उस समय तो स्थिर था तब टी लगा रहा था, तो अभी कोई और टेंशन लगाया क्योंकि वेट हमें दिखाना चाहिए, तो कोई दूसरा टेंशन से खींचेगा जो हमें निकालना है, तो इसको मान लेते हैं टी डैश, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अब ये स्थिर नहीं है, जब स्थिर था तो कंडीशन हमने देख लिया, जब स्थिर किया था तब हमने निकाला वेट 15 दिखाएगा ना, उसको निकाला था यहाँ पे। अब क्या है कि उसको एग्जैक्ट वेट दिखाना है, एग्जैक्ट वेट अगर दिखाना है नीचे खींचना पड़ेगा, अगर वो नीचे खींचेगा जोर देगा तभी वेट मशीन उसका एग्जैक्ट ट्रू वेट दिखाएगा, ठीक है। नीचे अगर खींचेगा रस्सी को, तो इसके इसको नीचे खींचने से ये ऊपर जाएगा, ऊपर की हो जाएगा, तो ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा, लेते हैं ऊपर की तरफ ए, ठीक है, ये डैश पैरा रिएक्शन, नीचे की तरफ -60 g, और ओवरऑल 60 मास से इसमें क्या आ जाएगा, आदमी का भी 60 ए रहेगा। ये है मेरा वेट, जो रिएक्शन नीचे मारेगा वही दिखाएगा उसका वेट, हमें नहीं पता क्या है आर, लेकिन यही दिखाता है एक्चुअल वेट, और क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक्चुअल वेट 660 g चाहिए उसका वहां पे मशीन में, तो ये 60 g नहीं हो जाएगा जो हमें चाहिए, क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखा, इसलिए हमने डाला इसको यहाँ पे, क्योंकि यही हमारा वेट मशीन शो करता है रिएक्शन, ठीक है। तो टी डैश यहाँ से आ गया 60 a, इसको याद रखना, बॉक्स के अंदर में वेइंग मशीन रखा हुआ है, रहेगा रिएक्शन, ठीक है।
बॉक्स का वेट है 30 g, ऊपर उसका वही टेंशन T1 T डैश, और ये बॉक्स भी ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ देखने लायक है, एक स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली एक ही टेंशन रहेगा और एक ही एक्सेलरेशन भी रहेगा, इसलिए आदमी अगर ऊपर उसी एक्सेलरेशन जा रहा है तो बॉक्स भी जाएगा, क्योंकि सरफेस लगा रहा है और इसमें नीचे की तरफ लगेगा। अब ऊपर को पॉजिटिव मानना है तो नीचे को नेगेटिव मानना पड़ेगा, टी डैश मान लो, आर भी जा रहा है तुम्हारा नीचे ही, 30 g भी तुम्हारा जा रहा है नीचे ही, इक्वल टू 30 तुम्हारा मास है और एक्सेलरेशन हो गया ए, 60 ए ऊपर ही निकाले थे, आर तुम्हारा 60 g है, जो हमें वेट मशीन में चाहिए, 60 चाहिए ना, क्वेश्चन ने दे रखा है 60 चाहिए, ऐसे हो गया। अब ये देख 60 a माइनस 90 g इक्वल टू 30 a, ठीक है, ठीक है। जब 3 × g, 60 × 3 × 10 कितना हो गया, 60 × 30 कितना हो गया, 1800 न्यूटन खींचेगा तब उसको अपना एग्जैक्ट वेट दिखेगा मशीन में, 600 न्यूटन, मतलब 60 g। चलो ये आंसर है। देखो इस क्वेश्चन को, ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वहाँ पे यहाँ पे एक्सेलरेशन था, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एलिवेटर जो है उसके अंदर में एक इंक्लाइंड प्लेन है थीटा, उसमें एक ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है ए, और ये पूरा का पूरा एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है। लास्ट लेक्चर के जो वीडियो में हमने सेम क्वेश्चन देखा था, बस यहाँ पे v की जगह में a था, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे v दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट वाले लेक्चर में जब a दिया था तो ये पूरा का पूरा अंदर में जब आदमी किया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया और उसमें सूडो फोर्स वगैरह लगाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बहुत ही आसान है भाई, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हुआ है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, और डायरेक्शन भी सेम है इसका, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, मतलब इसका कोई, या कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं बनेगा जब अंदर से जाएंगे, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बस एक इंक्लाइंड प्लेन हो जाएगा। अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा और लेंथ है, याद रखना इंक्लाइंड प्लेन का ये लेंथ है, ये वाला नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ दिया हुआ है एक्स, साथ में लिखा हुआ है ना एंगल थीटा, इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, एंड क्या करता है, एंड कनेक्ट करता है दो सेंटेंसेस को, तो इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा है और इंक्लाइन का ही लेंथ है, ये एक्स, ये ब्लॉक, बताइए तो बहुत सीधे, एम जी है तो ये एम जी साइन थीटा हो जाएगा, नॉर्मलेशन का कोई काम नहीं है। अब क्या होगा, एक्सेलरेशन निकाल लो, ठीक है, एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही हमारा, ये रेस्ट से छूटा है, फ्रॉम द टॉप एंड से जा रहा है तो ये हो गया जीरो, हाफ यहाँ से एक्सेलरेशन जो आएगा टी स्क्वायर, तो टी क्या हो जाएगा 2x/a का अंडर रूट। अब तुम्हारा काम है ए निकालना, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना करके ए निकाल लो, इसका एक्सेलरेशन इधर मान लो ए है, साइन थीटा, पीछे कोई फोर्स नहीं है और वही इसका इफेक्टिव है, तो एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, 2x/g साइन थीटा, लेंथ एल दिया हुआ था, सॉरी सॉरी, तो जब एक्स एल दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एल लिख लो भाई, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या कर लो, एल कर लो, 2l/g साइन थीटा, ये आंसर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चैप्टर नंबर 6, फ्रिक्शन।